मंगल ग्रह के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, उसमें हवा भी है और पानी भी है और जिंदगी हर तरह से वहाँ पर मुमकिन है। लेकिन ये प्लेनेट समय के साथ साथ तबाह हो रहा है। मार्स में ही एक शहर रहता है जिसका नाम है जोडांगा, और जोडांगा की जो आर्मी होती है वो मार्स के लोगों को मार देना चाहती है। वहीं पर एक दूसरा शहर भी होता है जिसका नाम है हेलियम, और काफी समय से हेलियम जोडांगा के साथ लड़ाई करते आ रहा है। फिर हम एक दिन देखते हैं कि जोडांगा और हेलियम के आर्मी के बीच में लड़ाई होने लगती है, और तभी हम देखते हैं कि जोडांगा के राजा के पास 3 आदमी आते हैं, और उन 3 आदमी में से एक आदमी का नाम शांग रहता है जो कि लीडर होता है। और शांग जो है वो बहुत सारे पावर का मालिक होता है, और शांग जोडांगा के राजा को हथियार के रूप में एक पावर देता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल हथियार होती है। शांग जोडांगा के राजा को कहता है कि तुम इस प्लेनेट पे राज कर सकते हो अगर तुम वैसा करते हो जैसा हम तुम्हें कहते हैं तो। और जोडांगा का राजा इस बात के लिए एग्री हो जाता है, और सच में देखें तो शांग के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो किसी का भी रूप ले सकता है और किसी भी प्लेनेट में जा सकता है। और इसके बाद हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है, और उस आदमी का नाम है जॉन कार्टर। और वो आदमी एक पोस्ट ऑफिस पर जाता है, और वहाँ पर वो अपने नेफ्यू के लिए एक लेटर लिखता है, और वो उस लेटर में लिखता है कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई आदमी जॉन कार्टर का पीछा कर रहा होता है, और जॉन कार्टर उस लेटर को पोस्ट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जब नेफ्यू को वो लेटर मिलता है तो वो जल्दी से वापस अपने अंकल को मिलने आता है, और वहाँ आने के बाद पता चलता है कि उसका अंकल जॉन कार्टर की अचानक मौत हो जाती है, और उसका नेफ्यू उस जगह पर जाता है जहाँ पर जॉन कार्टर की डेड बॉडी होती है, और वो जगह एक रूम में होती है जिसको अंदर से ही खोला जा सकता था। जॉन कार्टर का आदमी नेफ्यू से कहता है कि हमने जॉन कार्टर के डेड बॉडी को दफनाया नहीं है, उसे हमने बाहर में ही रखा है। वो इसलिए क्योंकि जॉन कार्टर का जो लास्ट विश था वो यही था कि वो उसे दफनाया ना चाहे। जॉन कार्टर का जो आदमी था वो नेफ्यू के हाथ में एक डायरी दे देता है, और वो डायरी जॉन कार्टर की थी, और वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि जॉन कार्टर की विश थी कि इस डायरी को सिर्फ मेरा भतीजे को दिया जाए, और वही उस डायरी को खोले और पढ़े। इससे शायद उसके भतीजे की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और उसके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। उस डायरी पर लिखा होता है कि तुम मेरे सारी कहानियों पर बिलीव करते हो जो मैं तुम्हें बचपन में सुनाया करता था, और अभी तो तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें इस वाली कहानी पर भी बिलीव करना होगा जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और उसका भतीजा उस डायरी को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि आज से 13 साल पहले जब मैं सोने की गुफा की खोज कर रहा था, लेकिन उसे कर्नल के लोग पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। असल में वो कर्नल जॉन कार्टर को अपने साथ शामिल करना चाहता था और साथ में उन सोने की गुफा को ढूंढना चाहता था, और तभी वहां पर दुश्मनों के लोग पहुंच जाते हैं और कर्नल के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। लेकिन जॉन कार्टर और कर्नल वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, और दोनों जाकर एक गुफा में छुप जाते हैं, और वो दोनों उसी गुफा के अंदर छुप जाते हैं जिस गुफा को जॉन कार्टर काफी सालों से खोज रहा होता है, और वो पूरा गुफा सोने से भरी हुई थी। और तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो जॉन कार्टर के ऊपर हमला कर देता है, और वो आदमी जॉन कार्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन कार्टर ही उसे मार देता है। और वो जो आदमी होता है वो शंक्स का आदमी होता है। जब जॉन कार्टर उस आदमी को मारने ही वाला होता है तब वो आदमी अपने गले से एक डिवाइस निकालता है और उस डिवाइस को एक्टिवेट करता है, जिसमें से ब्लू लाइट जलने लगती है, और उसके बाद वो बोलने लगता है बारसूम, और जॉन कार्टर उस डिवाइस को उससे छीन लेता है, और जॉन कार्टर भी कहने लगता है बारसूम, और अचानक से जॉन कार्टर वहां से गायब हो जाता है। और उसके बाद वो एक बहुत बड़े रेगिस्तान में आके गिर जाता है, और जॉन कार्टर को ये पता भी नहीं चला कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। और यहाँ आने के बाद जॉन कार्टर बहुत ही लंबे लंबे छलांग मार रहा था। दरअसल जॉन कार्टर अभी मंगल ग्रह में है क्योंकि उसने बारसूम कहा था, और मंगल ग्रह में ग्रेविटी कम होने की वजह से वो लंबा लंबा छलांग मार रहा था। और इतने लंबे लंबे जंप करने के दौरान वहाँ के कुछ लोग उसे देख लेते हैं, और वो लोग जॉन कार्टर के सामने आ जाते हैं, और वो लोग काफी लंबे लंबे थे, इंसानों से काफी लंबे, और वो लोग इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, किसी जानवर की तरह लग रहे थे। उसी में से एक आदमी उसे पूछने लगता है, और जॉन कार्टर उन लोगों को कहता है कि मेरा नाम जॉन कार्टर है और मैं वर्जीनिया से हूँ। लेकिन वो लोग जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं, और उन लोगों का जो लीडर है वो जॉन कार्टर को नहीं मारता है, वो क्योंकि वो इतने लंबे लंबे छलांग जो मार रहा था। और ये लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में लेकर जाते हैं, और जिस डिवाइस के जरिए जॉन कार्टर इस ग्रह पर आया था उस डिवाइस को वो लोग ले लेते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आसमान में जोडांगा और हेलियम के बीच लड़ाई हो रही होती है। हेलियम का जो राजा था वो जानता था कि जोडांगा के राजा के पास एक नावलाइट डिवाइस है जिसकी वजह से वो उसे हरा नहीं सकता है। फिर जोडांगा का राजा हेलियम के राजा को कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तुम्हारे कबीले का कोई नुकसान नहीं करूंगा। और ये बात सुनकर हेलियम का जो राजा होता है वो इस बात से सहमत हो जाता है, और वो अपनी बेटी का शादी जोडांगा के राजा के साथ करने के लिए राजी हो जाता है।
लेकिन प्रिंसेस इस शादी के लिए एग्री नहीं होती है और वो चुपके से भागने लगती है। नीचे में टार्कस का कबीला भी होता है जो सब कुछ देख रहा होता है और वो टार्कस के लोग चाहते थे कि दोनों कबीले आपस में लड़कर मर जाए ताकि वो मार्स पर राज कर सके। और हम देखते हैं कि भागते हुए प्रिंसेस उस स्पेसशिप से गिरने ही वाली होती है, तभी जॉन कार्टर दूरबीन से उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए छलांग मार देता है और प्रिंसेस को बचा लेता है। का राजा जो है वो ये सब देख के जॉन कार्टर के ऊपर हमला करने वाला होता है, वो भी नावेलाइट से। तभी सांग उसे बोलता है कि तुम उसे मत मारो, वो मुझे जिंदा चाहिए। जोडांगा का जो राजा होता है वो उसे पकड़ने ही वाला होता है, तभी टार्कस लोग उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और इसीलिए जोडांगा के लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है और टार्कस के लोगों को लगने लगा कि हम जंग जीत चुके हैं और टार्कस लोग चाहते हैं कि जॉन कार्टर हमेशा हमारे लिए लड़े, लेकिन जॉन कार्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। फिर टार्कस कहता है कि अगर तुम हमारे लिए नहीं लड़ोगे तो मैं इस प्रिंसेस को मार दूंगा और इसके बाद जॉन कार्टर मान जाता है। फिर हेलियम की प्रिंसेस जॉन कार्टर से पूछने लगती है कि तुम इतने बड़े बड़े छलांग कैसे मार लेते हो और जॉन कार्टर उससे बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि मैं इतनी बड़ी बड़ी छलांग कैसे मार रहा हूँ, मैं तो बस अपने सोने की गुफा की खोज करने निकला हुआ हूँ। जॉन कार्टर को अब ये समझ में आ चुका है कि वो पृथ्वी पर नहीं है बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर है। फिर हेलियम की प्रिंसेस जॉन कार्टर से पूछने लगती है कि तुम इतने दूर पृथ्वी से इस ग्रह में कैसे आए। फिर जॉन कार्टर प्रिंसेस को वो डिवाइस दिखाने ले जाता है जिस डिवाइस से वो मंगल ग्रह पर आया था, लेकिन वो डिवाइस टार्कस के लीडर के पास होती है। फिर उसके बाद जॉन कार्टर, टार्कस की बेटी और हेलियम की प्रिंसेस तीनों मिलकर एक जगह पर जाते हैं। वहाँ जाकर उनको एक पवित्र नदी के बारे में पता चलता है। फिर वो तीनों अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वो तीनों आखिर में अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जैसे वहाँ पर वो लोग पहुंचते हैं वैसे वहाँ पर कुछ अजीब सा बदलाव होने लगता है और उसके बाद जॉन कार्टर के उस डिवाइस को वहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद और ही ज्यादा बदलाव होने लगता है। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाने के लिए कुछ शब्दों को बोलने की जरूरत पड़ती है। फिर वहाँ पर सांग और उसके साथी लोग पहुँच जाते हैं। सांग अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाकर प्रिंसेस और जॉन कार्टर को पकड़ लो। जॉन का जो तीसरा साथी यानी कि टार्कस की जो बेटी है वो कहीं पर छिप जाती है और इसी वजह से उसे वो लोग पकड़ नहीं पाते हैं। महल में जाने के बाद हेलियम की जो प्रिंसेस है वो जॉन कार्टर को बुलवाती है और जॉन कार्टर इस बात से हैरान हो जाता है कि जो प्रिंसेस है वो जोडांगा के राजा से शादी करने वाली है। इसलिए जॉन कार्टर प्रिंसेस से पूछने लगता है कि तुम जोडांगा के राजा से शादी क्यों कर रही हो और प्रिंसेस कहने लगता है कि तुम हमारे लिए लड़ना नहीं चाहते और तुम अपने पृथ्वी पे वापस जाना चाहते हो, इसलिए मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं जोडांगा के राजा से शादी कर लूं। इसी में मेरे राष्ट्र की भलाई है और मेरी भी। और इसके बाद प्रिंसेस जॉन कार्टर के डिवाइस को निकालकर उसके हाथ में रख देती है और वो भी अपना हाथ रख लेता है और इसके बाद प्रिंसेस उस डिवाइस को जॉन कार्टर के हाथ में रख कर उन शब्दों को बोलने के लिए कहती है। जैसे ही जॉन कार्टर लास्ट शब्द बोलने ही वाला होता है तभी वहाँ पर जोडांगा का राजा पहुँच जाता है और जोडांगा का राजा वहाँ पर जॉन कार्टर को नहीं देख पाता है क्योंकि वो ऊपर में कहीं छुप गया होता है और सभी के जाने के बाद वापस वो नीचे आ जाता है और वहाँ पर एक लेडी मिलती है और ये लेडी दरअसल शांग था जो लेडी का रूप धारण किया हुआ था और शांग अपने नाविलाइट का इस्तेमाल करके जॉन कार्टर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। शांग लेडी का रूप लेकर जॉन कार्टर को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर प्रिंसेस और जोडांगा के राजा शादी कर रहे होते हैं और आज रात उनकी शादी थी और उनकी शादी की सारे रस्में भी थी। शांग कहता है कि जो प्रिंसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है क्योंकि वो नाविलाइट के बारे में पता लगा चुकी है और उनकी सच्चाई भी। और आज रात जैसे ही वो दोनों चांद एक दूसरे से मिल जाएंगे उन सभी लोगों को मार दिया जाएगा जो इस नाविलाइट के राज के बारे में जानता है। दरअसल उन दो चांद के मिलने के बाद उन दोनों की शादी की रस्म की जाएगी। फिर जॉन कार्टर सांग से पूछता है आखिर तुम्हारा ये सब करने के पीछे मकसद क्या है, तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम तो वहाँ जाकर प्रिंसेस को मार भी सकते हो। और सांग फिर कहता है कि हम ये खेल काफी सालों से खेलते आ रहे हैं, हम तब से खेलते आ रहे जब ये प्लेनेट होते भी नहीं थे और ये सब हम तब तक करते रहेंगे जब तक पृथ्वी को भी खत्म न कर दें। इसका मतलब ये था कि वो मंगल ग्रह को डिस्ट्रॉय करने के बाद पृथ्वी को भी डिस्ट्रॉय करने का प्लान था और यही उनका मिशन है, एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद दूसरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना। और ये नाविलाइट हम उन्हीं को देते हैं जो बेवकूफ हो साथ ही साथ अमीर भी हो, जैसा कि जोडांगा का राजा बेवकूफ भी है और अमीर भी है। शांग जॉन कार्टर को कहता है कि हम एक खास मकसद के लिए बनाए गए हैं और हम लोगों से उनकी ही दुनिया को डिस्ट्रॉय करवाते हैं और इसी की वजह से हमें ताकत मिलती है। फिर सांग जॉन कार्टर को दूसरे जगह पर लेकर जाता है और तभी हम देखते हैं कि जॉन का जो वफादार डॉग है वो वहाँ पर आ जाता है और सांग के हाथ पर काट देता है और उसी हाथ पर काट लेता है और जहाँ पर वो नेविलाइट की डिवाइस लगी होती है जिसकी वजह से वो जॉन कार्टर को कंट्रोल कर रहा था।
जैसे ही डिवाइस हट गया वैसे ही जॉन कार्टर उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और जॉन कार्टर उन्हीं के एक एयरक्राफ्ट लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो लोग जॉन कार्टर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जॉन कार्टर की तीसरी साथी यानी कि टार्कस की बेटी उसी रेगिस्तान में थी और वो साथी उस एयरक्राफ्ट पर गोली चलाती है जो जॉन कार्टर का पीछा कर रही होती है और जॉन कार्टर का भी एयरक्राफ्ट वहाँ पर क्रैश हो जाता है। और जॉन कार्टर टार्कस की बेटी को कहती है कि मुझे प्रिंसेस को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी चाहिए और जॉन कार्टर वहाँ से टार्कस चला जाता है और जैसे ही वो टार्कस पहुँचता है उसे बंदी बना लिया जाता है क्योंकि टार्कस का जो पुराना लीडर था उसे भी बंदी बनाया गया होता है और एक दूसरा टार्कस उसको धोखा देकर उसकी जगह पर कब्जा कर लिया है। और आगे हम देखते हैं कि जॉन कार्टर और टार्कस का एक्स किंग को एक बड़े से जानवर के साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन कार्टर उन बड़े बड़े जानवरों को भी मार देता है और साथ ही साथ उस टार्कस राजा को भी मार देता है जो पुराने राजा की गद्दी पर बैठा हुआ था। अब जो टार्कस का जो पुराना लीडर था वो फिर से अपनी गद्दी को पा लेता है और जॉन कार्टर प्रिंसेस को बचाना चाहता था क्योंकि दोनों चांद के आपस में मिल जाने से प्रिंसेस की शादी हो जाएगी और सांग प्रिंसेस को मार देगा। लेकिन शादी कंप्लीट होने से पहले ही जॉन उस जगह पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि जो कुछ भी वहां पर हो रहा है असल में एक साजिश है क्योंकि जोडांगा के लोगों ने हेलियम के ऊपर में अपना कंट्रोल करके रखा है और जैसे ही तुम्हारी शादी की रस्म हो जाएगी वैसे ही वो लोग हेलियम के ऊपर में हमला कर देंगे। तभी जोडांगा का किंग तलवार निकाल लेता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। हेलियम का साथ देने के लिए टार्कस की आर्मी वहाँ पर पहुंच जाती है और दोनों कबीले मिलकर जोडांगा के कबीले पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि जॉन कार्टर जोडांगा के राजा को मार देता है और हम देखते हैं कि सांग प्रिंसेस के रूप को धारण करके प्रिंसेस के गले में तलवार रख देता है। तभी प्रिंसेस सांग की उस नावी लाइट वाली डिवाइस को निकाल लेती है जो कि सांग के कंट्रोल में थी, पर वो उसे निकालकर कहीं पर फेंक देती है। लेकिन सांग बड़े ही चालाकी से उस डिवाइस को फिर से हासिल कर लेता है। जॉन कार्टर सांग को मारने ही वाला होता है तभी वो गायब हो जाता है। बाद में जॉन कार्टर और प्रिंसेस दोनों शादी कर लेते हैं और उसी रात सांग किसी दूसरे रूप में आ जाता है और जॉन कार्टर के सीने पर हाथ रखकर उस शब्द को बोलता है जिस शब्द को बोलने से वो पृथ्वी पर वापस चला जाए और सांग जॉन कार्टर को वापस पृथ्वी पर भेज देता है। और जब जॉन कार्टर की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी गुफा में पाता है जहाँ पर सोना है जिसको वो इतने सालों से ढूंढ रहा होता है। लेकिन जॉन कार्टर वापस मंगल पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर उसकी वाइफ प्रिंसेस होती है, लेकिन जॉन कार्टर के पास वो डिवाइस अभी नहीं थी जिससे वो वापस मंगल पर जा सकता था। फिर जॉन कार्टर 10 सालों तक उस डिवाइस को ढूंढता रहता है और लास्ट में उसे वो डिवाइस मिल जाती है और ये सारी कहानी उस डायरी पर लिख लेता है जिस डायरी को उसका भतीजा पढ़ रहा होता है। जॉन कार्टर उस डायरी में लिखा होता है कि अब तुम जान चुके होगे कि मैं क्यों कहा था कि मेरी डेड बॉडी को दफनाया ना जाए। अगर मेरी डेड बॉडी को यहाँ दफनाया जाता तो मैं मार्स पर भी मर जाता और जहाँ पर मेरी डेड बॉडी की कॉफिन है उसकी चाबी तुम हो। अब मेरी डेड बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारे हाथों पर है। इसके बाद वो अपना निक नेम लिखता है जिस निक नेम से जॉन कार्टर उसे बुलाता था और उस निक नेम को लिखते ही डोर ओपन हो गया। लेकिन वहाँ पर जॉन कार्टर की डेड बॉडी नहीं थी। तभी उसके पीछे एक अजनबी सा आदमी खड़ा हो जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो आदमी उसके भतीजे को मारने से पहले ही उसको कोई गोली मार देता है और वो मर जाता है। जॉन कार्टर का नेफ्यू फिर देखता है कि जॉन कार्टर अभी भी जिंदा है। फिर उसका भतीजा उस आदमी के पास जाता है जिसको अभी अभी मारा होता है। फिर उसके कोट से उस डिवाइस को निकाल लेता है जिसके जरिए जॉन कार्टर वापस मंगल पर जा सकता था और ये आदमी जो मरा था वो दरअसल में शांग था। यहाँ पर जॉन कार्टर अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। जॉन कार्टर उस डिवाइस को ले लेता है और एक जगह पर लेट जाता है और फिर से वो मार्स पर चला जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।